हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम हमारे वीडियो में यार मिसलेनियस ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। अपने इस ऑपरेटर्स के चैप्टर में हर तरीके के ऑपरेटर्स को हम देख चुके हैं। अब बात आती है मिसलेनियस ऑपरेटर्स की, और ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी और सेक्शन में नहीं आ पाए। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो टर्नरी ऑपरेटर है यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने मिसलेनियस ऑपरेटर्स के लिए पहले से ही एक फाइल बना दी है, और ये सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो टर्नरी ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो 3 ऑपरेंड्स का यूज करता है, और इस ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसे कंडीशनल ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑपरेंड 1 आप देखो, ये हमेशा एक कंडीशन होती है, और इस कंडीशन के बेसिस पे ही हमारा इवैल्यूएशन हो रहा होता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये एक बूलियन वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप कोई भी बूलियन वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, बट इन कंडीशंस को बनाने के लिए मेनली हम रिलेशनल या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, या फिर इनके कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। तो हम अपने पूरे कोर्स में जब भी कंडीशंस को बना रहे होंगे तो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का बहुत यूज होने वाला है। इसका सिंटैक्स अगर आप देखो तो आपको ऑपरेंड 1 लिखना है जो कि हमारी एक कंडीशन होगी, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, और उसके बाद ऑपरेंड 2, और उसके बाद इस कोलन को आपको लगाना पड़ेगा, और फिर आपका ऑपरेंड 3 आएगा। तो ये हमारा पूरा सिंटैक्स हो गया एक टर्नरी ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट को खत्म कर रहे होंगे। तो इन ऑपरेंड्स का काम क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेंड जो होता है वो तो एक कंडीशन होती है, और ये बात हम जानते हैं, लेकिन आगे वाले ऑपरेंड्स का क्या काम है। इफ दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड, मतलब इस कंडीशन की बूलियन वैल्यू ट्रू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेंड 2 को रिटर्न कर देंगे अपने प्रोग्राम में। और अगर हमारी कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं है, मतलब कि उसकी बूलियन वैल्यू फॉल्स आ रही है, तो हम ऑपरेंड 3 को रिटर्न करेंगे अपने प्रोग्राम में। इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया है वो देखो। इस चीज को मैं अनकॉमेंट करता हूँ और आपको बताता हूँ। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, वोटिंग राइट्स को समझेंगे बेस्ड ऑन एज। हम अपने यूजर से उसकी एज मांगेंगे और उसे बताएंगे कि आप वोट करने के एलिजिबल हो या फिर आप वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंट एज नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इस वेरिएबल में हमारी एज सेव होगी। फिर हम यूजर से एज लेना चाहते हैं, इसलिए हम सी आउट करेंगे एंटर योर एज, और सी इन के थ्रू उसी एज को हम ले लेंगे यूजर से। अब यहाँ पर यूजर की एज सेव हो चुकी है इस वेरिएबल में, तो हम अब इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि अगर एज हमारी 18 से बड़ी हुई या 18 हुई तो हमें प्रिंट कराना है कि आप वोट कर सकते हो, और अगर 18 से कम हुई तो हमें प्रिंट कराना है कि आप वोट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर वही चीज मैंने करी है और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है, मतलब कंडीशन के बेसिस पे हमें कोई इवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन बना दी है एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18, मतलब अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स 18 हुई तो ये वाली हमारी बूलियन वैल्यू ट्रू को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर ये ट्रू हुआ तो हमारा सेकंड ऑपरेंड रिटर्न हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में, मतलब ये सी आउट रिटर्न होगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यू कैन वोट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद बैकस्लैश एन का मतलब ये है कि नई लाइन भी आ जाएगी। और अगर हमारी एज 18 से कम हो गई तो हमारा ये वाला सी आउट रन होगा, मतलब ये वाला ऑपरेंड हमारा रिटर्न होगा, और यू कांट वोट प्रिंट हो जाएगा और नई लाइन भी आ जाएगी। यही हमारा एग्जांपल है टर्नरी ऑपरेटर का। और आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे हम कंडीशन के बेसिस पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को मैं रन भी कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसे रन करूंगा। तो आप टर्मिनल में आउटपुट देखो, हमें ये बोल रहा है एंटर योर एज। अब मैं यहाँ पर 23 अपनी एज डाल देता हूँ, और जब मैंने एंटर किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि यू कैन वोट प्रिंट हो गया है। अगर मैं इसे फिर से रन करूं और अब एक ऐसी एज दूं जो 18 से कम है, मतलब मैं 15 दे देता हूं यहाँ पर, अब मैं एंटर करूंगा तो आप देखो यू कांट वोट आ चुका है। तो दो अलग अलग टाइप के हमारे इनपुट्स के लिए अलग अलग टाइप के आउटपुट्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। आगे कुछ वीडियोस में मैं कंडीशनल ऑपरेटर्स को अलग से भी आपको समझा रहा हूँ, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे हमें इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट अभी के लिए हमें मिसलेनियस ऑपरेटर्स में इसे कवर करना था। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया जिसमें हम इवैल्यूएशन करा रहे हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। अब हमारी बात होगी दूसरे ऑपरेटर्स की, बट यहाँ पर इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ और आगे बढ़ते हुए साइज ऑफ ऑपरेटर को समझते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर तो हम पहले भी देख चुके हैं वैसे, बट आप यहाँ भी देख लो क्योंकि एक मिसलेनियस ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है साइज ऑफ द वेरिएबल दैट वी पास इन इट। कोई भी वेरिएबल या फिर कोई लिटरल वैल्यू हम इस साइज ऑफ में पास करेंगे तो वो उस वेरिएबल या लिटरल के डेटा टाइप में जाएगा, और उस डेटा टाइप की कितनी मेमोरी लग रही है रैम में वो चीज हमें रिटर्न कर देता है बाइट्स में। तो बाइट्स में हमारा साइज रिटर्न हो जाता है
किसी भी वेरिएबल का साइज ऑफ का यूज करके। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, हम यहाँ पर देखते हैं इन एग्जांपल्स को। मैंने यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूल, कैर हर तरीके के वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। नंबर, फ्लोटिंग नंबर, डबल फ्लोटिंग नंबर, बूलियन और कैरेक्टर मैंने इनका नाम रखा है। अभी आप ये जानते हो कि इंटीजर जो डेटा टाइप है उसकी मेमोरी हमारी 4 बाइट्स की होती है, फ्लोट की भी 4 बाइट्स की होती है, डबल की हमारी 8 बाइट्स की होती है क्योंकि उसका प्रेसिजन ज्यादा होता है, ये बात हम जानते हैं। बूलियन की 1 होती है और कैर की भी हमारी 1 ही होती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर नीचे हमने सी आउट से वही काम करवाया है। यहाँ पर मैंने लिखा है साइज ऑफ नंबर इज, मतलब जो नंबर वेरिएबल है उसका साइज हमारा क्या है, और यहाँ पर मैं साइज ऑफ और उसके अंदर नंबर दे दूंगा। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इस नंबर वेरिएबल के साइज की। अब इन चीजों को रन कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग साइजेस हमारे आ चुके हैं। साइज ऑफ नंबर इज 4 बाइट्स, फ्लोटिंग नंबर 4 बाइट्स, डबल फ्लोटिंग नंबर यहाँ पर हमारा 8 बाइट्स है, और वैसे ही बूलियन और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट्स हमारे आ चुके हैं। तो यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ही ये टॉपिक है और बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होने वाला है हमारे पूरे कोर्स में। यहाँ पर आप इस सिंबल को देखो यार, ये सिंबल हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर जैसा ही है, बट ये अलग इसलिए होता है क्योंकि ये एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब एक ही ऑपरेंड होने वाला है यहाँ पर। और हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि इस एम्परसेंड के बाद हम नंबर लिख रहे हैं, मतलब हम एक ऑपरेंड को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को ही यूज करेगा। इसका काम क्या होता है ये देख लेते हैं। इट इज यूज्ड to return the address of a variable saved in RAM. For example, %a will return the exact address of a. मतलब हम एम्परसेंड लगाएंगे किसी भी वेरिएबल के आगे। हमारे जितने भी वेरिएबल्स प्रोग्राम्स में बनते हैं, इन वेरिएबल्स को अभी के लिए अनकॉमेंट कर देता हूं क्योंकि इन्हीं को हम नीचे यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। अभी मैं आपको यहाँ पे इन चीजों को अनकॉमेंट करके दिखाता हूँ। ये कह क्या रहा है कि एम्परसेंड कोई भी वेरिएबल हम लिखेंगे तो उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो जाके रैम में ही सेव हो रहे होते हैं, और रैम में एक मेमोरी लोकेशन होती है, उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो रिटर्न कर देता है ये एम्परसेंड नंबर। तो यहाँ पर हम आउटपुट देख लेते हैं कंट्रोल एस से सेव करके। अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे पहला सी आउट जो था एम्परसेंड नंबर, उसके लिए यहाँ पर एक वैल्यू आई है, और दूसरा सी आउट जो था उसके लिए भी एक अलग वैल्यू आई है। ये वैल्यूज का रिप्रेजेंटेशन हमारा हेक्स वैल्यूज में होता है। ये हमारे एड्रेसेस है जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का आपको यही याद रखना है अभी के लिए कि ये एड्रेस को रिटर्न कर देता है, और आगे इसके एप्लीकेशंस बाद में हम समझेंगे। और नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ये जो एस्टेरिक सिंबल आपको दिख रहा है ये हमारे पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने वाला है। अभी आपको ये पता है कि एस्टेरिक सिंबल मल्टीप्लिकेशन कराने के काम आता है, बट पॉइंटर्स का एक टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे C++ में, और वो हम आगे भी देखेंगे। बट अभी आप ये देखो कि ये जो ऑपरेटर होता है इट इज यूज्ड टू सेव द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स बाय मेकिंग पॉइंटर्स। अगर हम ये कहते हैं कि 45 एस्टेरिक 56 कर दो, तो हमारा कंपाइलर इस चीज का मतलब यही समझेगा कि हम एक मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं। बट जब हम इनिशियलाइजेशन कर रहे होते हैं और हम किसी भी वेरिएबल को बना रहे होते हैं, जैसे हम इंट नम करते हैं, या फिर हम इंट, यहाँ पर मैं पॉइंटर लिख देता हूं क्योंकि हम पॉइंटर्स ही बनाने वाले हैं। अगर मैं इंट पॉइंटर करता हूं तो हमारा कंपाइलर ये समझेगा कि हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसका नाम हम पॉइंटर रखना चाहते हैं। बट अगर इसी सिंबल को मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है, और यहाँ पर अगर मैं गैप भी डालना चाहूँ तो चलेगा, बट अगर यहाँ पर ये यूज किया गया है तो हमारा कंपाइलर समझेगा कि हम एक पॉइंटर बनाना चाहते हैं। ये एक पॉइंटर है, और ये वाला जो हम बनाते हैं ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें हम डेप्थ में भी आगे समझ रहे होंगे, बट अभी बस इतना याद रखो कि ये जो चीज होती है ये यूज होती है एड्रेसेस को सेव करने के लिए। अभी मैं इसे हटा के इन चीजों को अनकॉमेंट करता हूं, और आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने क्या बोला, इंट स्टार पॉइंटर, मतलब हम एक पॉइंटर बना रहे हैं यहाँ पर, और उस पॉइंटर में हम असाइन कर रहे हैं एक एड्रेस को, और यही काम होता है पॉइंटर्स का। पॉइंटर क्या करता है, हमेशा एक एड्रेस को ही सेव कर रहा होता है। तो हम कभी भी किसी पॉइंटर को बनाएंगे तो उसमें असाइन हम नंबर नहीं कर सकते। हम ये चीज नहीं बोलेंगे कि इंट स्टार पॉइंटर करके आप इक्वल्स 45 कर दो, क्योंकि ये वेरिएबल के असाइनमेंट के लिए होता है। बट पॉइंटर्स के असाइनमेंट जब होते हैं तो हमें उस वेरिएबल का एड्रेस देना होता है।
तो यही हमारा कैचिंग पॉइंट है कि पॉइंटर हमेशा एक एड्रेस को सेव कर रहा होता है। तो अब आप यहाँ पर ये चीज देखो कि जब हम डायरेक्टली इस एड्रेस को प्रिंट कर रहे थे तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो रही थी, बट अगर हम ये कहें कि इस एड्रेस को हम सेव करना चाहते हैं तो हम सेव किसी पॉइंटर को बना के ही कर सकते हैं। आगे हम इसे डेप्थ में भी समझ रहे होंगे, बट अभी आप ये देखो कि ये जब हम पॉइंटर को प्रिंट कर रहे होंगे, मतलब हमने सी आउट पॉइंटर किया, तो हमारी वही वैल्यू प्रिंट होने वाली है जो ये हमारे एम्परसेंड नंबर की थी, क्योंकि वही चीज तो ये भी सेव कर रहा है, ये भी एड्रेस को ही सेव कर रहा होता है। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एड्रेस पहले आया था एम्परसेंड नंबर के लिए, वही एड्रेस हमारा आ रहा है पॉइंटर के लिए भी। तो आई होप आप ये बेसिक सी बात समझ गए हो। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर को देखेंगे। ये ऑपरेटर है हमारा कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर भी हम पहले पढ़ चुके हैं और इस चीज को तो हम डेप्थ में पढ़ चुके हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कास्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर। और ये एग्जांपल आप अपने आप भी समझ सकते हो। आप यहाँ देखो डबल टाइप का हमने num3 बना दिया और हमने 34.566 इसमें सेव किया है। अब हम num4 बनाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि num3 की ही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू है, वो मुझे चाहिए बस। तो हम अगर 34 चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं और टाइप कास्टिंग करने के लिए कास्ट ऑपरेटर लगाया जाता है और यहाँ पर num4 34 ही प्रिंट होना चाहिए। इसे रन भी करके दिखा देता हूं मैं। आप यहाँ नीचे देखो 34 प्रिंट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर को। कॉमा ऑपरेटर भी बहुत इजी ऑपरेटर है और इसको हम पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इट इज यूज्ड टू डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स। मतलब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हम किसी भी वेरिएबल पे लगा रहे हैं और हम एक से ज्यादा काम करवा रहे हैं तो उसे हम कॉमा लगा के भी कर सकते हैं। और सेमीकोलन का मतलब तो ये होता है कि हम नई लाइन लाना चाहते हैं, बट कॉमा का मतलब ये होता है कि अभी काम बाकी है और आपको एक और इवैल्यूएशन करनी है। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट लाइन में मैं ये कहता हूं कि मुझे दो वेरिएबल्स बनाने थे ए और बी, तो मैंने यहाँ पर ए और बी को कॉमा लगा के बना दिया। मैं यहाँ पर ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पर इंट लिखूं और फिर इस चीज को ऐसे इनिशियलाइज करूं, मतलब दोनों वेरिएबल्स को मैं अलग अलग लाइंस में बनाऊं। बट यहाँ पर कॉमा का मतलब ये होता है कि हमने इंट ए तो बना लिया, बट यहाँ पर अभी एक और वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूँ और ये जो बी होगा वो भी हमारा इंटीजर टाइप का ही होगा। और उसके बाद सेमीकोलन लगाने का मतलब ये है कि हमने अपने दोनों वेरिएबल्स बना लिए हैं। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर दो कॉमास लगा के यहाँ पर सी भी बना सकता हूँ और उसे भी फिर नीचे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बट यहाँ पर अभी हमने दो ही वेरिएबल्स बनाए हैं और सी आउट अगर मैं करता हूँ अभी, तो आपको पता है कि इसमें ट्रैश वैल्यू सेव हो रही होगी क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन नहीं कराया है। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ ट्रैश वैल्यूज है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज ए और बी दोनों में सेव हो रखी है। बट आगे यहाँ पर मैं कॉमा के और सारे यूजेस भी दिखा देता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनिशियलाइजेशन ए का कराना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर ए का इनिशियलाइजेशन करा दिया, बट यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाए बिना बस कॉमा लगा के ही उसी इनिशियलाइजेशन को बी के लिए भी करना चाहता हूँ तो मैं ये चीज भी कॉमा से कर सकता हूँ। और अभी आप देखोगे कि दोनों की जो नई वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल एस से सेव करके मैंने रन किया तो 10 और 5 ए और बी के लिए आ गया। अब ऐसे ही आगे दूसरे ऑपरेटर्स को भी लगाया जा सकता है। इन सारे एग्जांपल्स को आप देखो। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी और बी की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। तो इस लाइन में अगर हम प्रिंट करें तो ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए और वही हमारे आउटपुट में भी दिख रहा है। आप देख सकते हो 11 और 4 आ चुका है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को समझाता हूँ। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ए में आप नई वैल्यू असाइन करो a-5। अभी हमारी 11 थी तो हम 11-5 करेंगे और उसी चीज को ए में सेव कर देंगे। और वैसे ही बी में हम नई वैल्यू डाल रहे हैं और यही चीज यहाँ पर भी हम आउटपुट में देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके मैं रन करूंगा तो 6 और 11 हमारा आ चुका है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और ऑपरेटर के साथ सेम एग्जाम्पल आपको समझाया है। इस लाइन का मतलब ये होगा कि हम ये कह रहे हैं कि a = a*2 हम कर रहे हैं और b डिवाइड इक्वल्स 2 का मतलब ये है कि हम b को हम नई वैल्यू देना चाहते हैं जो कि हमारी b डिवाइडेड बाय 2 होगी। ये हम कहना चाह रहे हैं इन दोनों लाइंस के थ्रू। तो इन चीजों को हटा के हम इवैल्यूएशन ही देख लेते हैं। हमारे a में जो नई वैल्यू सेव होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होके होगी, मतलब 6 × 2 होगी, मतलब वो 12 होगी। और b में जो नई वैल्यू सेव होगी वो 11 डिवाइडेड बाय 2 होगी और 11 डिवाइडेड बाय 2 हमारा 5.5 होता है। बट यहाँ पर हम इंटीजर से डील कर रहे हैं और दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा इंटीजर ही रिटर्न होता है। और ये जो b है उसे भी आप देख सकते हो कि ये एक इंटीजर वैल्यू ही है, तो हमारा बस 5 सेव हो रहा होगा b में।
और फाइनल आंसर भी आपको देख ही लेते हैं हम। ए और बी यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूं मैं, और आप यहाँ देख सकते हो 12 और 5 प्रिंट हो चुका है। तो आपने कॉमा का यूज देखा कि हम एक से ज्यादा ऑपरेशंस अगर कराना चाहते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स को यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो कॉमा का यूज किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मोर ऑपरेटर्स लाइक एरो, डॉट, which we will study later in our course along with all these miscellaneous operators as well। मतलब ये जितने भी miscellaneous operators है, इनका काम आगे भी होने वाला है। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन दिया है, और यहाँ पर एरो और डॉट जैसे भी ऑपरेटर्स होते हैं, और जब हम क्लासेस और स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेंगे तभी हम इन एरो और डॉट जैसे ऑपरेटर्स को समझ पाएंगे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स की, और एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप स्किप मत करना, और उसी से आप ऑपरेटर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।